आज से हम नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है किताबगर्दी, जिसमें हम आपको अपनी पढ़ी हुई किताबों का रिव्यू देंगे। जहां ये वीडियो अपनी माजी की वीडियो से तो मुख्तलिफ होगी, मगर रूह वही, जहां हम आपको वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देंगे जो अब हमारे मुआशरे में डिस्कस नहीं होता। किताबें इंसान की बहुत अच्छी दोस्त तो होती हैं, इसके साथ ही वो हमारे शऊर के बंद दरवाज़ों को भी खोलती हैं और सोच का नया ज़ाविया देती हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में किताबों को पढ़ने का रुझान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये वीडियो हमारी इस ज़िमन में एक काविश है। आइए जानते हैं कि ये आज की किताब किस नाम से है और ये हमें क्या कहती है और इसके आथर कौन हैं। आज हम जिस किताब का रिव्यू करेंगे वो है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये किताब फाइनेंशियल लिटरेसी, मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और किस तरह इसके असूलों के ऊपर कारबंद होके हम में से हर कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकता है, उस पर बात करती है। ये किताब लिखी तो तकरीबन 30 साल पहले गई थी, जिस वक्त फाइनेंशियल लिटरेसी तकरीबन नापैद थी, लेकिन आज भी ये अमंग दी बेस्ट सेलर है, क्योंकि जिन टॉपिक्स के ऊपर ये किताब बात करती है वो आज भी हमारे स्कूलों में ना पढ़ाया जाता है, ना यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जाता है। वर्ल्ड वाइड तकरीबन 3.5 करोड़ से ज़्यादा कॉपीज़ इसकी सेल हो चुकी हैं। इस किताब में जो कॉन्सेप्ट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोड्यूस कराए हैं रॉबर्ट ने, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने 2 फादर्स का जिक्र किया है। एक उसके बायोलॉजिकल फादर जो हाईली एजुकेटेड थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार रहे और उनकी ज़िंदगी पे चेक टू पे चेक चल रही थी। इनको रॉबर्ट पुअर डैड के नाम से इस किताब में पुकारता है। और जबकि एक और डैड जिसको अपना फादर कह रहा है रिच डैड, वो बेसिकली इसके फादर नहीं, इसके दोस्त माइक के फादर होते हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं होते लेकिन फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं। रॉबर्ट पूरी किताब में इन दोनों फादर्स का मुवाजना करते हुए, इनकी चॉइसेस का मुवाजना करते हुए, इनके डिसीजंस का मुवाजना करते हुए बताता है कि किस तरह एक पढ़ा लिखा अच्छी जॉब करने वाला फादर, जो पुअर फादर जिसको कह रहा है, वो क्राइसिस का ही शिकार रहा फाइनेंशियली, और किस तरह एक कम पढ़ा लिखा फादर जिसने बेहतर मैनेजमेंट की मनी की, वो वेल्थ क्रिएट करने में कामयाब हो गया। किताब के शुरू में ही एक कॉन्सेप्ट देते हैं रॉबर्ट के, लोगों का पैसे को लेके जो नज़रिया है वो डेवलप होता है उनका एक्सपोजर जो पैसे से होता है उससे। रॉबर्ट कहता है कि जो गरीब है उसके मुताबिक लव फॉर मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल्स, जबकि अमीर बंदे का नज़रिया है कि लैक ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल्स। साथ ही साथ किताब में रॉबर्ट बात करता है कि गरीब होना या अमीर होना मैटर नहीं करता, क्योंकि ये टेम्पररी स्टेट है। जो चीज़ मैटर करती है वो आपका माइंडसेट है। क्या आपका गरीबियत का माइंडसेट है, पुअर माइंडसेट है, या आपका अमीरियत का माइंडसेट है, रिच माइंडसेट है। और यही माइंडसेट इस पूरी बुक का ओवरआर्चिंग कॉन्सेप्ट, इस बुक का मंत्रा बनता है, जिसको यूज़ करते हुए रॉबर्ट आगे मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करता है और साथ बताता है कि किस तरह एक बंदा फ़िलहाल बेशक गरीब हो, लेकिन अगर उसका माइंडसेट अमीरों वाला है तो वो गुर्बत से अमीरी की तरफ मूव हो सकता है। सबसे पहले रॉबर्ट कहता है कि पैसा कमाना जितना इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैसा बचाना। इट डज़ नॉट मैटर हाउ मच यू मेक, बट इट डज़ मैटर हाउ मच यू सेव, हाउ मच यू कीप। वो कहते हैं ना कि फूल एंड हिज मनी इज़ अ बिग पार्टी। हम अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे, हमें बहुत सी एग्जांपल्स ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पे लोगों ने बेतहाशा पैसा कमाया, लेकिन इन दी एंड उनके पास था कुछ नहीं, कर्जे में डूब गए। माइकल जैक्सन की एग्जांपल ले लें, अपने एरा का सबसे बड़ा सुपरस्टार, हाईएस्ट पेड एक्टर, एंटरटेनर, लेकिन जब 2008-9 में वो फोत हुआ तो उसके ऊपर $500 मिलियन से ज़्यादा का कर्जा था। लिविंग एग्जाम्पल जॉनी डेप की है, हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा एक्टर। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज़ अगर किसी ने देखी है, उसका हीरो 2017-18 में ये चीज़ भी सामने आई कि उसके ऊपर भी $100 मिलियन से ज़्यादा का कर्जा है। इन लोगों ने पैसा कम नहीं कमाया, लेकिन
लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी थी, जिसकी वजह से ये लोग इतने ज़्यादा कर्ज में डूब गए। अमेरिका में क्योंकि लॉटरी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक रिसर्च हुई कि उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने $1 मिलियन या प्लस की लॉटरीज जीती थी, 6 से 8 महीने के बाद उन लोगों को दोबारा देखा गया कि उन लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। तो पता चला कि 95% ऑफ द पीपल वो उसी लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में जा चुकी हैं जहाँ पे वो आपकी लॉटरी जीतने से पहले थे, क्योंकि उनका माइंडसेट पुअर माइंडसेट था। उन्होंने सारा पैसा ज़ाया कर दिया, उड़ा दिया। तो यहाँ पे रॉबर्ट कहता है कि आपको सिर्फ पैसा सेव नहीं करना, उसको सेव करके इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल ठीक। कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करें, पे योर सेल्फ फर्स्ट। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हमारी इनकम आए तो हम पहले उसमें से खर्चे करते हैं, और अगर कुछ बच जाए तो इसको हम सेविंग या इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि आपने मेन्यू को उल्टा पढ़ना शुरू कर देना। जो चीज़ आपने सबसे पहले बचानी है, सबसे पहले अपनी इनकम से साइड पे करनी है, वो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट होगी, और उसके बाद जो बच जाएगा वो आपके खर्चे के लिए होगा। उसमें आपने अपने खर्चे पूरे करने हैं। अगर आपको मुश्किल हो रही है, उस चादर में पाँव पूरे नहीं आ रहे, तो पाँव नहीं फैलाने, आपने चादर का साइज़ बड़ा करना है। आपने अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इंट्रोड्यूस करनी है, स्पेशली जॉब वालों के लिए, क्योंकि जॉब वालों को वो कहता था कि जॉब का मतलब है जस्ट ओवर ब्रोक, कि आप 1 या 2 महीने की सैलरी से ज़्यादा आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि अगर आपके ये पैसे आना बंद हो जाए तो आप सर्वाइव कर सकें। तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम आपने ढूंढना है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रीम्स जनरेट करनी है। उसके लिए आपको साइड हसल्स करनी पड़ेंगी। साथ ही साथ अगर एक आगे बुक में जाके एक और कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कराता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और फाइनेंशियल नॉलेज ये कहता है कि जो चीज़ आपके पास है, जो चीज़ आप ओन करती हो, वो आपका एसेट है, और जो चीज़ आप पे कर्जा है, आपने किसी को वापस करना है, वो आपकी लाइबिलिटी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि घर आपने खरीदा हुआ है, आपका घर है, वो आपका एसेट है, गाड़ी है, वो आपका एसेट है, मोबाइल है, आपका एसेट है। रॉबर्ट कहता है कि नहीं, ये गलत है। हर वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डालती है वो आपका एसेट है, और हर वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकालती है वो आपकी लाइबिलिटी है। इसी एग्जांपल में वो कहता है कि अगर घर आपने खरीद के उसमें खुद रह रहे हो तो ये आपका एसेट नहीं, आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि घर के खर्चे होंगे, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस होगी, उसके टैक्सेस होंगे, तो ये इवेंचुअली आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। गाड़ी आप लेते हो, वो भी आपका एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है, क्योंकि वो भी खर्चा है, उसका रनिंग कॉस्ट है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, टैक्सेस हैं, टोल्स हैं। लेकिन अगर यही घर आप किराए पे दे दो, और अगर यही गाड़ी आप उबर करीम पे चला लो एज ए टैक्सी, तो ये आपकी लाइबिलिटीज़ नहीं रहेंगी, ये आपका एसेट बन जाएगा, क्योंकि ये अब आपकी जेब में पैसे डाल रहा है। तो रॉबर्ट का मानना ये है कि अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना है तो आप पहले एसेट्स लें, लाइबिलिटीज़ ना लें। रॉबर्ट कहता है कि जो गरीब है वो तो अपने सिर्फ डे टू डे एक्सपेंसेस मीट कर ले तो यही बड़ी बात है उसके लिए। रिच पीपल के बारे में बात करता है कि वो हमेशा एसेट्स खरीदते हैं, जबकि मिडिल क्लास, जिसको वो कंफ्यूज क्लास भी कहता है वो खरीदते लाइबिलिटीज़ हैं, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने एसेट खरीदा। तो इस कॉन्सेप्ट को वो एक्सप्लेन करता है कि आपने सबसे पहले एसेट्स को अक्यूमुलेट करना है, ताकि आपकी जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है, जो साइड हसल है, वो आना शुरू हो जाए, ताकि आपके जो जॉब से रिलेटेड मामलात हैं, अगर वो ख़राब होते भी हैं, देन यू कैन सर्वाइव, एंड देन यू हैव एक्स्ट्रा बक्स इवन विद द जॉब, जिसको आप इन्वेस्ट करके जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। इसके साथ वो एक साइकोलॉजी को भी टच करता है, इवन दो फाइनेंशियल टर्म्स में, पैसे की टर्म्स में, लेकिन ह्यूमन साइकी को वो के बारे में बात करता है कि हमारे जो भी डिसीजंस होते हैं वो हमारे दो इमोशंस जो हैं वो ड्राइव करते हैं, फियर और दूसरा ग्रीड या डिज़ायर्स। जो स्पेशली वर्किंग क्लास है उसके बारे में बात करता है कि वो हमेशा डर में रहती है कि पैसा
जमा करती रहती है, ये जो पैसा है उस पे उसको कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करती, रिस्क नहीं लेती, क्योंकि माइंडसेट अगेन पुअर माइंडसेट होता है, गुर्बत का माइंडसेट होता है। वो डरते हैं, रिस्क ना लेते हैं, ना ही किसी को सजेस्ट करते हैं कि वो रिस्क ले। वो हमेशा कहते हैं कि जी रिस्क आपने बिल्कुल नहीं लेना, रिस्क अवर्स हो। जबकि जो अमीरियत के माइंडसेट के लोग होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। वो कहते हैं रिस्क लो लेकिन उसको मैनेज करो, ऑलवेज मैनेज द रिस्क। जैसे वॉरेन बफे का भी मशहूर कॉल है ना कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो रॉबर्ट भी ये बात करता है कि अमीरियत के माइंडसेट के लोग रिस्क लेते हैं लेकिन मैनेज करके, सो दैट दे कैन बाउंस बैक। लेकिन गरीबी गुर्बत के माइंडसेट वाले लोग रिस्क ही नहीं लेते, डरते रहते हैं, फियर में रहते हैं। इसके बारे में रॉबर्ट बड़े मज़े की बात करता है, कहता है जी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डज नॉट विन द फाइनेंशियल बैटल। क्यों? बिकॉज देयर फियर ऑफ लूजिंग मनी इज फार ग्रेटर देन द जॉय ऑफ बिकमिंग रिच। साथ ही एक बात करता है कि आपके जो पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को क्या एजुकेट करेंगे। वो बच्चों को कहते हैं स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, सो दैट यू कैन वर्क इन ए गुड कंपनी। आप मेहनत करो, स्टडी करो अच्छी कंपनी में ताकि नौकरी मिल जाए। जबकि रिच माइंडसेट के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, ताकि आप अच्छी कंपनी बाय कर सको। आगे जाके वो आगे एक चीज़ और एक्सप्लेन करता है डिज़ायर्स के ऊपर कि हम लोग जैसे ही हमारा इनकम बढ़ती है, रादर देन हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़े, हमारे खर्चे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। एक हमारे अंदर क्रेव है सोशल अपवर्ड मोबिलिटी का, कि हम हाई क्लास में अमीर होना शुरू हो जाएं। हमने पहले भी अपने एक पॉडकास्ट में बात की थी कि पाकिस्तान में या दुनिया में इस वक्त अमीर होने से ज़्यादा आसान है अमीर दिखना। उसके लिए वेस्ट ऑफ मनी जिन चीज़ों पे हो रही है उसको रोकने की ज़रूरत है। जो रॉबर्ट भी इसके ऊपर इशारा करते हुए कहता है कि अगर हमारा पैसा बिलफर्ज 10% बढ़ता है, हमारी इनकम 10% बढ़ती है, तो हम जो अपना लाइफस्टाइल इंक्रीज़ कर लेते हैं, बड़ी गाड़ी, बेहतर मोबाइल, बेहतर लोकेलिटी में घर, तो वो शायद हमारा 20% एडिशनल इनकम एक्सपेंस हो जाता है। तो इनकम बेशक बढ़ी लेकिन हमारा सेविंग्स कम हो गई, क्योंकि हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में और ये शो ऑफ कल्चर में फंस जाते हैं। आगे जाके वो एक और बात करता है टैक्सी से रिलेटेड कि उसका मानना है कि जितने मिनिमम हो लीगली आप गवर्नमेंट को टैक्सेस दें। इवन तो जो वो क्राइटेरियाज की बात करता है सेटिंग अप ऑफ कंपनीज एंड एक्स वाई जेड, तो दैट इज़ नॉट रेलिवेंट इन आवर सिचुएशन। स्टिल अंडरलाइन उसका मैसेज है कि वट एवर यू कैन सेव फ्रॉम द टैक्सेस सेव, गवर्नमेंट को देने का कोई फ़ायदा नहीं। हमारा भी पाकिस्तान में भी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसमें सेक्शन 62 एंड 63 है जो मुख्तलिफ टैक्स क्रेडिट्स ऑफ़र करता है। इवन दो पहले बहुत ज़्यादा थे लेकिन इस रिजीम ने आके बहुत कट कर दिए, बट स्टिल देयर आर सम ऑप्शंस लाइक आप अगर पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यू विल गेट ए सर्टेन टैक्स बेनिफिट। तो रॉबर्ट सेज कि आप जहाँ से भी पॉसिबल हो आप टैक्स बेनिफिट लें और उस पैसा जो आप बचाएंगे उसको री इन्वेस्ट करें अपने फ्यूचर के लिए। ये किताब का थोड़ी सी समरी थी, लेकिन ये एक समरी है। ये समरी किसी भी तरह इस बुक रीडिंग की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। इसमें बहुत सी बातें इन डेप्थ की गई हैं, एग्जाम्पल्स के साथ की गई हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ की गई हैं जो आपको रियल टर्म्स में हेल्प करेंगी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ फर्स्ट स्टेप लेने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि ये किताब पढ़ने के बाद आप रातों रात सब कुछ सीख जाएंगे और in a span of couple of months you will be rich, but this provides the first step towards achieving the financial independence। वो कहते हैं ना the journey of 1000 miles starts with a single step। साथ ही book reading is very important। वो कहते हैं ना कि leaders reads and followers scroll। books does not change the world but they can change the person who can change the world।